दिया, कभी उसको ठीक कर दिया। इससे ज्यादा हमारे कोई एक्शन प्रोजेक्ट पे नहीं होने चाहिए। और जब रिलेशन अच्छे रहेंगे, हम आपकी तरफ अगर पूरी ईमानदारी से बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कभी मन मुटाव आएगा ही नहीं कि ये अफसर है या मैनेजमेंट है। जैसे कभी आज से 40-50 साल पहले जो सरमाएदार थे वो मजदूर भाइयों को खासकर अमेरिका में एक्सप्लॉइट करते थे, उनको एक तरीके से स्लेव बना के रखते थे, अफ्रीका से लेके जाते थे और अपने कंट्री के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे उनके जैसे रेलवे लाइनों का काम है या माइनिंग का काम है या और डिफिकल्ट काम है, उनसे बिना मजदूरी दिए वो ये काम कराते थे। और जबरदस्ती अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री से पानी के जहाजों में लोड करके ले जाते थे। और वहीं से फिर एक प्रेसिडेंट अमेरिका में आया, उसने वर्करों को पूरे अख्तियारात दिए और उसने ये प्रूव किया कि भाई जब हम इन लोगों को इतनी मतलब नफरत और भूखे प्यासे रहे कि इनसे ये काम करा रहे हैं और ये इतना काम कर रहे हैं, अगर हम इनको अच्छे से रखें तो ये तो इससे 4 गुना ज्यादा काम करेंगे। वहीं से वर्करों को यूनियन बनाने के राइट दिए गए। अमेरिका से ही चल के यूनियन बनाने के राइट पूरी दुनिया में दिए गए। हमारे हिंदुस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेबर लॉ में ये बिल्कुल क्लियर है कि कहीं भी 10 से ज्यादा मजदूर हो वो उनको यूनियन बनाने का अख्तियारात है। मैनेजमेंट अगर उनको कहीं एक्सप्लॉइट करती है तो मैनेजमेंट के सामने लिख के रख सकते हैं कि ये बातें गलत है। और फिर गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लेबर डिपार्टमेंट बनाया। मजदूर वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि हमारे साथ ये नाजायज काम हो रहे हैं। तो जिसको मजदूर दिवस हम बोलते हैं, 1 मई के दिन जो मनाया जाता है, वो उसी की याद में मनाया जाता है जब से कामगार भाइयों को ये हक मिले। यहां हम लोग रैटले प्रोजेक्ट पे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रखेंगे कि कभी आपको मौका नहीं मिलेगा कि हमारी तरफ से जरा सा भी कोई साइन ऐसा आए या कोई ऐसा हमें मतलब बात कही जाए, हमारे मुंह से बात निकले जो आपको बुरी लगे या आपको एक ऐसा मान के ऐसा मैसेज जाए कि भाई आप हमारे से नीचे के रैंक में हैं। ये कभी नहीं होगा। आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, हम लोग कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जितने हमारे इंजीनियर भाई हैं वो सारे कंपनी के एम्प्लॉई हैं। ये सारा मिलके एक परिवार है, सिर्फ जिम्मेदारियों का फर्क है। इतनी जिम्मेदारियों का फर्क है कि भाई हम लोगों की कुछ और ट्रेनिंग है, हम लोडर नहीं चला सकते, बूमर नहीं चला सकते, डंपर नहीं चला सकते, लेकिन डिजाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। उसके स्टेप्स कैसे हैं, पहले क्या काम करना चाहिए, बाद में क्या काम करना चाहिए, मटेरियल क्या लगेगा। जो ड्राइंग्स बन के आती हैं उनको पढ़ना जानते हैं। वही जो बीच के इंजीनियर जो ग्राउंड पे ड्राइंग से काम कराते हैं, वही उनका काम है। और फिर सुपरविजन स्टाफ है, वो सवेरे आप लोगों को काम बताते हैं और बताते रहेंगे और अच्छे तरीके से बताते रहेंगे। काम बताने के टाइम पे भी वो कोई ऑर्डर जैसी बदबू नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे आएगी जैसे अपने परिवार के किसी छोटे भाई को या बहन को अच्छे से बताया जाता है कि घर में आज ऐसा करना है। उसी तरीके से हमारे सारे ऑफिसर इज्जत के शब्दों के साथ आप लोगों को काम बताते रहेंगे। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आप उस काम को बहुत मतलब निष्ठा के साथ अपना समझ के उसको करते रहेंगे। इतना करने से ये प्रोजेक्ट बनेगा। सभी मजदूर भाई, कामगार भाई जो आज यहाँ पे हैं, मैं चाहता हूं कि भाई ये सारे के सारे अगले 5 साल यहाँ पे रहे, यहाँ मेहनत करें। उस मेहनत के बदले में जो हम आपको पैसे देते हैं,
जो आप लोगों को मजदूरी देते हैं, उससे आप अपने परिवार का पालन पोषण करें और आपकी तरक्की हो, परिवार में समृद्धि हो, आने वाली नस्ल आपसे भी अच्छी हो। आज आप ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं या वेल्डर हैं, अगर आपके बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं तो कल वो जरूर आप इससे अच्छे प्रोफेशन में काम करेंगे, क्योंकि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। अभी खेती बाड़ी का जमाना नहीं है, अभी इंडस्ट्री का जमाना है। जिस देश के पास ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री है वहां उतनी ज्यादा खुशहाली है। और सब स्टैंडर्ड काम जो थे उनके वो उन्होंने बंद ही कर दिए करने, क्योंकि अनाज वो किसी दूसरे देश से खरीद लेते हैं, अपने जिम्मेदारों से बोलते ही नहीं कि भी आप पैदा करो। तो प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। अभी आप ये देखिए दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट को पहले 4 कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता था। एक करता था डैम का काम, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर करता था पावर हाउस का काम, तीसरा करता था जैसे खासकर BHEL, वो लगाते थे टरबाइन, जनरेटर और उसके दूसरे सिस्टम। और एक जो डैम के गेट वगैरह है, टनलों के गेट है, उसको हाइड्रो मैकेनिकल बोलते हैं, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो इतना बड़ा काम 4 कॉन्ट्रैक्टर को मिलता था और ऐसे ही ऊपर किया जा रहा है। कीरू कुआर और पक्कलदूल हर प्रोजेक्ट में 4-4 कॉन्ट्रैक्टर है, बल्कि पक्कलदूल के तो 5 या 6 कॉन्ट्रैक्टर है बड़े बड़े। जयप्रकाश डैम बना रहे हैं, L&T हैदरेज टनल बना रही है, फैन पावर हाउस, और ये BHEL वगैरह पावर हाउस में टरबाइन फिट करेंगे। लेकिन यहाँ ये सारा काम सरकार ने ऐसा टेंडर निकाला कि भाई एक ही कंपनी को करना चाहिए, और यहाँ पे डिजाइन भी कंपनी ने ही करना है, पास वो करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ एक एडवांटेज है कि ये सारा प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर के रेडियस में ही आ जाता है। ऊपर से हम उतरते हैं, वहां से लेके एक सड़क से हम ऊपर चढ़ते हैं, सारा प्रोजेक्ट उसके बीच में है। और हमने BHEL को एंगेज कर लिया, एक हाइड्रो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर को अपना ठेकेदार बना के एंगेज कर लिया। सिविल के काम हम अपने आप कर रहे हैं, और सिविल के काम पे करने के लिए हमारे पास आज 1700 कामगार भाई है। तो अगर सारे मिलजुल के करेंगे तो पता भी नहीं लगेगा कि कब ये डैम बन गया। और इस डैम को बनने के बाद जो बाहर के लोग हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन 12% बिजली जम्मू कश्मीर स्टेट को इस प्रोजेक्ट से फ्री मिलेगी। 1% लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जितनी बिजली बिकेगी उसका 1% DP अकाउंट में जमा होगा, जो इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आज लोगों को तकलीफ है, प्रोजेक्ट के आसपास डस्ट भी है, साउंड भी है, ट्रैफिक भी है। बाद में 40 साल लाइफ होती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, 40 साल तक उनको 1% लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट के पावर जनरेशन से मिलेगा। एंड परमानेंट नौकरी जो बाद में RHPCL देगी हमारे जाने के बाद, वो भी नेचुरल पावर हाउस आपने चलाना है, डैम आपने ऑपरेट करना है, मेंटेनेंस आपने करनी है। तो कम से कम भी 300-400 आदमी उसमें परमानेंट भी एंगेज रहेंगे, जो 35-40 साल के साल रोजगार जिनको मिलता रहेगा। तो कल हमारी आपकी यूनियन से बात हुई, आपकी नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा मेरी अपनी यूनियन से बात हुई। 7-8 यूनियन के समझदार लोग वहां पे थे, उन्होंने अपनी दुख तकलीफ बताई और उसका हमने समाधान निकाला। क्योंकि हमारा ऊपर का जो हम सालना रोड पे मक लेके जाते थे वो किसी वजह से बंद हो गया, और मक ना ले जाने की वजह से डैम एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकती, डैम बन ही नहीं सकता। तो फिर हमने सोचा कि यार 5 बजे के बाद रात को कोई काम नहीं होता, तो ये ऐसा होना इसके हाँ, यस, कोई आगे जाना चाहते हो जाए। तो हमने एक स्टेप लिया कि भाई हम 8 से 5 ही रात को काम करेंगे, क्योंकि ओवर टाइम का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, डबल पेमेंट होती है। और कुछ मजदूर भाई ऐसे भी हैं
कुछ शुरू से ऐसा माहौल रहा कि भाई हाजिरी लगाई इधर उधर निकल गए। ऐसा होता भी है, सारी जगह ही होता है, थोड़ा यहाँ ज्यादा है। तो फिर हमने ये सोचा कि यार रात को 8 से 5 ही काम किया जाए, लेकिन हमारी यूनियन के नुमाइंदों ने आके बताया कि नहीं, इससे वर्कर की इकोनॉमिकल हालत पे थोड़ा बुरा असर पड़ेगा, उनकी इनकम कम होगी, और हमने अपना वो ऑर्डर उसी टाइम कैंसिल किया। जैसे पहले से काम करते थे 8 से 8, रात शाम को 8 से 8 यानी कि रात की शिफ्ट, वैसे ही काम जारी रहेगा। लेकिन आप लोगों ने ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस काम के लिए आपको लगाया गया, अगर आपको 1500 रुपये एक दिन का पड़ता है, तो कम से कम आप हमारे लिए 6-7 हजार का काम करके जाए। मतलब हाँ 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 हाँ, कैसे जाने मेरी गुजारिश है सभी कामगार भाइयों से, अफसरों से भी, पहले से थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाए, पहले से ज्यादा जिसको बोलते हैं वो अनुशासन दिखाएं। पहले कभी अगर कोई बहस हो जाती थी, वो बहस का कुछ नहीं, उसको थोड़ा दूर रखें। कभी भी काम पे आए तो गुस्सा ना करें, क्योंकि अगर आप इतना जोखिम भरा काम करते हैं, अगर आपके दिमाग में गुस्सा होगा तो कुछ ना कुछ उल्टा जरूर होगा। तो बड़े ठंडे दिमाग से, जैसे लोग आजकल कहते हैं कि योगा करना चाहिए, आप भगवान का नाम, अल्लाह का नाम लेके यहाँ पे आया करो, एंड उसी हिसाब से ठंडे दिमाग से अपने 10-12 घंटे लगाओ। उसके बाद छोटे मोटे कुछ इश्यूज हैं जो बहुत पुराने हैं, जैसे एक डिमांड थी कि अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलते। हमने अपॉइंटमेंट लेटर बना तो वो हमारी यूनियन को थोड़ा या वर्करों को पसंद नहीं आया। फिर हमने एफकॉन से एक लेटर मंगवाया, तो अगर वो लेटर उस तरीके का लेटर जो सभी कंपनियां देती हैं, कोई भी एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को लेटर देता है, अगर वो लेटर आपको पसंद होगा तो हम जितने आदमी हैं बैक डेट से सबको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। आप लोगों में कुछ ईपीएफ का फर्क है। कई बार यूनियन ने मुझे बताया कि भाई 1800 रुपये कटे लेकिन जमा 1400 रुपये हुए। तो मैंने टॉप मैनेजमेंट जो इस काम को देखती है ईपीएफ को, उनको मैंने साफ साफ बताया कि भाई आप मुझे लिस्ट दो बना के। उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था। अगर 1800 कटा और 1400 जमा हुआ, 400 रुपये आपका बनता है। वो 400 रुपये हम आपकी किसी भी मतलब महीने की सैलरी में डाल देंगे। उसको जो पुराना फर्क है ईपीएफ को, उसको जीरो कर देंगे। आगे से बिल्कुल ईपीएफ एज पर लॉ कटेगा। एंड और कोई आप लोगों को छोटी छोटी लगती है बातें तो आप मुझे डेली पहुंचा सकते हैं। मैं फील्ड में भी आता रहता हूं, दिन में 1-2 बार तो जरूर आता हूं। कोई भी मजदूर भाई कभी भी मेरे से अकेले में भी बात कर सकता है। मतलब मैनेजमेंट, यूनियन और आप लोग सब एक ही परिवार है। एक एक आदमी भी ये मैंने, हाँ देखिए, मैंने पहले जो यहाँ लोग भर्ती होके आए थे उनको कुछ फिक्स सैलरी था। बाद में जो यहाँ पे ईपीपीएल के रोल पे भर्ती, वो मिनिमम एक, हेलो, बेसिक सैलरी एक है, उसके ऊपर डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए। जो अंदर अंडरग्राउंड है तो 360 करोड़ की करेंसी के 360 से आरएचपीसी की तरफ से, तो इससे भी हमने बाहर निकलना है। अभी एक भाई ने बताया कि सब कॉन्ट्रैक्टर या पीआरडब्ल्यू की जो लेबर है
उनकी पेमेंट लेट होती है। मेरे ख्याल से हमने सितंबर तक की पेमेंट उनकी कल कर दी है। और उनकी डिमांड ये थी कि जी आप अपने लोगों को डबल ओटी देते हैं, हमारे लोगों को सिंगल। जब मैं आया तो मैंने उनके लोगों का भी डबल ओवर टाइम किया। पिछली मीटिंग में अभी 3-4 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बोला कहते जी आप हमारे मजदूर क्योंकि प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं कि भाई जो संडे का टाइम है उनको भी आप डबल दे दो। मैंने वो भी मान लिया। संडे के दिन जो ठेकेदार के पास काम करते हैं हमारे भाई, उनको भी बिल्कुल डबल ओवर टाइम दिया जाएगा। अब इतना करने से वेज बिल पहले मेरे ख्याल से 5 करोड़ के करीब था, अब 5.5 करोड़ के करीब बनेगा। पूरा आप नहीं करना है, प्रोडक्शन देने के बाद अच्छा से प्रोडक्शन देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी हम दे रहे हैं, हम किसी बाहर के आदमी को नहीं बांट रहे, कोई हाईवे पे नहीं बांट रहे, हम अपने मजदूर भाइयों को ही दे रहे हैं। तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती आपको, आपकी तरफ अगर 10 रुपए ज्यादा चले जाए। बस यही रखना है कि भाई सवेरे आना है। एक नया सिस्टम अभी आया है जिसके ऊपर मजिस्ट्रेट की ऑर्डर है कि सवेरे आपने आए तो पंचिंग करनी है। वो पंचिंग हर हालत में करनी है, क्योंकि अगर प्राइमरी स्कूल में भी बच्चे जाते हैं उनकी हाजिरी लगती है वहां। तो हमारे यहाँ जो कामगार भाई आते हैं, चाहे किसी फैक्ट्री में काम करें, चाहे किसी दुकान पे काम करें या बहुत ही बड़ी उसमें काम करें, किसी प्रोजेक्ट पे, हाजिरी इज मस्ट, अटेंडेंस इज मस्ट। अटेंडेंस लगने से ये है कि अगर कल कुछ बाहर हो जाए तो उसका रिकॉर्ड रहता है कि भाई ये तो आदमी हमारे पास थे, बाहर कोई किसी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, कोई केस कर दिया कि जी इस मजदूर ने यहाँ के ऐसा किया वैसा किया। हमारे पास उसका रिकॉर्ड हम दिखा सकते हैं कि भाई इस आदमी ने हमारे पास इसकी हाजिरी थी, पूरा दिन हमारे पास था। जो केस को आप बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा है। सिमिलरली जाने के टाइम पे फिर आपने पंच करना है। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की। और फाका मतलब फाकी मार के खाना खाना या मेहनत काम करके काम खाना, कभी भी आप देख लेना, अगर आप मेहनत के बाद खाना खाते हैं तो आपको एक अंदर से ही बड़ी मजबूती मिलती है कि भी मैंने काम किया। और वो जो आपके परिवार के बाकी जो आगे बच्चे हैं वो भी देखते हैं इस चीज को, उनको भी, उनके सामने भी आप एग्जाम्पल बनेंगे कि भी मेहनत करने से परिवार का गुजारा हो रहा। अगर आप ही फाकी मारते रहेंगे तो अगली पीढ़ियां भी फाकी मार हो जाएंगी। तो वो ये करते करते अगर सारा देश ही फाकी मार हो जाए तो सारे वो कहीं कुछ भी नहीं बचेगा। तो अभी जो है हम लोग वैसे भी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, कि भाई हम लोग 2 नंबर पे आने चाहिए, मतलब जो देश का धन होता है। अमेरिका भी सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर चाइना है, फिर ये जर्मनी है सब, और चौथे नंबर पे जापान था। जापान से अभी हम आगे हैं। अब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम ये है कि भी हम लोग दूसरे नंबर पे जाने चाहिए, यानी कि जर्मनी पीछे, तीसरे नंबर पे हम। और अब 2030 तक दूसरे नंबर पे हो और 2050 में भारत 1 नंबर की इकोनॉमी हो। 1 नंबर की इकोनॉमी का मतलब ये है कि जैसे आज हमारे बच्चे यहाँ से 10वीं पास करके 12वीं और 14वीं पास करके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूएसए जाते हैं, वहां यही फर्क है। अगर किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो, आपको यहाँ अगर 8 घंटे काम करने से 600 रुपए मिलते हैं, वहां 8 घंटे काम करने से 6000 रुपए मिलता है। ये सिर्फ इतना फर्क है। हमारा उनका $1 और हमारे 85 रुपए के बराबर है। तो ये अगर सभी लोग मेहनत करेंगे अपनी अपनी जगह पे, हम एक छोटा सा परिवार है, हम अपनी जगह करेंगे, बाकी लोग और भी अपनी जगह करेंगे, और बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो इसी चीज को लेके हमने आगे बढ़ना है, अच्छे से अपनी हाजिरी लगानी है, और ऑफिसर्स के साथ
कोई अगर बदतमीजी करते हैं तो उससे आप प्यार से बात कर सकते हैं, दो आदमी मिलकर बात कर सकते हैं, सर आपने ऐसी बात कही जो बुरी लगी। उसके बाद भी अगर वो रिपीट करे तो आप जो हमारी यूनियन है, यूनियन को रेफर कर सकते हैं कि जी फलाने ऑफिसर का बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं है, उसको वो हमारे पास आ जाएगी। हम ऑफिसर को समझा देंगे कि भाई अपने मजदूर भाई को ये ऐसा मत सोचो कि ये कोई दूसरी कैटेगरी है, जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसे ही आपसे बात की जाएगी। तो डिसिप्लिन रखना है। तीसरी चीज यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैंने देखा है कि लोग हेलमेट नहीं रखते सर पे। सर पे हेलमेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डैम आप तकरीबन आप डैम एक्सप्रेशन में के एरिया में घूमते रहते हैं। डैम के दोनों तरफ पहाड़ों के ऊपर पत्थर लटके हुए हैं। अगर आप हेलमेट नहीं रखते, ऊपर से अगर छोटा सा पत्थर भी आए, वो मतलब ऐसे लगेगा आपके सर पे आके या बॉडी के किसी पार्ट पे जैसे गोली लगी हो, उसी टाइम आप नीचे गिर जाओगे जमीन पे। अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन में भी ऐसे ही है। फिर दूसरे देखने वाले को भी लगता है कि यार ड्रेस नहीं है। सेफ्टी शूज का मुझे पता लगा था 800 सेफ्टी शूज हम लोगों ने अभी दिए। 800 सेफ्टी शूज और आ रहे हैं, एक बार सबको सेफ्टी शूज मिल जाएंगे। निकाल ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। और फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा, फिर पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है। मैं जुलाई में मैंने आना शुरू किया यहाँ पे, जुलाई के बाद काफी इंप्रूवमेंट है। हर हफ्ते बल्कि हर मंथ इंप्रूवमेंट हो रही है सिस्टम में, जिसको ये एनएचपीसी के लोग भी नोट कर रहे हैं कि भाई काफी सुधार है। सुधार सिर्फ एक ही बात का है कि आप लोग अपनी जगह पे काम करना शुरू अच्छे से करें। पहले भी काफी किया, लेकिन थोड़ा और ज्यादा करने की जरूरत है। अगर आप मान लो चलते हैं तो थोड़ा सा तेज चलने की जरूरत है, अगर तेज चल लेते हैं तो थोड़ा सा भागने की जरूरत है, इतने ही, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप लगे रहो इसी श्रद्धा के साथ, और हमारी तरफ से आप लोगों को 100% ईमानदारी से 100% हम आपके साथ हैं। एंड और कोई चीजें आपकी जो छोटी छोटी चीजें आती रहेंगी वो मेरी नॉलेज में आती रहेंगी, मैं तुरंत एक्शन लेता रहूंगा, आपकी फेवर में लेता रहूंगा। एक छोटा सा मैं और भी बता दूं कि भाई जो डिफॉल्टर होते हैं, चाहे वो अफसर है, वो चाहे हमारे कामगार भाई हैं, कोई गलती करे या कोई थोड़ी कहीं पे गुस्सा दिखा दिया, कोई बदतमीजी कर दी, किसी को थप्पड़ मार दिया, या आपस में लड़ पड़े, या कोई चोरी का केस कर दिया, ऐसे केस में हम लोग कोई टर्मिनेशन तक नहीं जाएंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे कि भाई एक वार्निंग इशू कर देंगे, दूसरी बार गलती करने पे 1 दिन की सस्पेंशन कर देंगे जो सजा नहीं मानी जाती। तीसरी बार अगर वो गलती करेगा तो हम अपनी यूनियन के साथ बैठ के डिसीजन देंगे कि भाई अब इस आदमी का क्या किया जाए। फिर बहुत मजदूर भाई ऐसे हैं जो बिना बताए चले जाते हैं और 6-6 महीने भी वापस नहीं आते। तो हमने एक सिस्टम बनाया अपने एचआर के थ्रू, कोई भी आदमी अगर 10 दिन से ज्यादा गैर हाजिर है तो उसको एक चिट्ठी जाएगी, उसके व्हाट्सएप पे जाएगी और उसको रजिस्ट्री भी कर देंगे घर पे। फिर 10 दिन एबसेंट रहा तो उसको फिर एक और चिट्ठी जाएगी, उसके बाद भी 10 दिन एबसेंट रहा तो फिर भी एक चिट्ठी जाएगी। चौथी जो चिट्ठी जाएगी वो टर्मिनेशन की जाएगी। क्योंकि फिर देखिए हमने आदमी भर्ती कर लिया और वो मान लो हमारे काम पे 30 या 40 दिन से नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नुकसान तो हम लोगों को हो रहा है। उसको नुकसान ये है कि भाई उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, पर लेकिन हो सकता है वो कोई और काम कर रहा हो, लेकिन हमें नुकसान ये है कि भी हमारा कुछ ना कुछ नुकसान जरूर है। हमने तभी रखे हुए हैं आप सभी लोग। अगर मान लो कि हमारे पास काम ना हो तो हम फिर कहाँ इतने आदमियों को रखेंगे। तो जितने आदमी हैं सब ज्यादा से ज्यादा हाजिरी दें, और अगर जाते हैं तो वो एक अपनी यूनियन को ही एक बल्कि एक छोटी सी चिट्ठी लिख के दे दें, अगर हमें ना दें कि जी मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूं, तो हम उसकी लीव लगा देंगे। उसका मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसका रिकॉर्ड खराब भी नहीं होगा। तो ऐसे हमने मिलजुल के आगे बढ़ा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पास ज्यादा बातें भी नहीं है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं तो मुझे ये पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन तो मेरी है नहीं
लेकिन तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं। भगवान करे, अल्लाह करे, जैसे आप सवेरे अपने काम घर से आते हैं, शाम को अपना काम करके सही सलामत आप अपने परिवार के पास पहुंच जाएं। मैं अपने भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से यही हर रोज सवेरे उठ के प्रार्थना करता हूं कि किसी भी कामगार को, किसी ऑफिसर को, किसी मशीन को कोई नुकसान ना हो। और आप अगर अपने दिमाग में सेफ्टी रखेंगे तो जैसे सवेरे आए वैसे शाम तक वापस पहुंच जाओगे, क्योंकि एक एक्सीडेंट होने से भी प्रोजेक्ट को बड़ा भारी नुकसान होता है। अब जैसे मान लो एक ये पंडिता जी, ये भी ध्यान देने की बात है, अभी हमारी सड़कें आपने सबने नोट की होंगी। पहले हमारी सड़कें जो थी हाईवे से नीचे आने की, उनकी बड़ी बुरी हालत थी। उनको ठीक करने के लिए हमने एक डीजीएम की जिम्मेदारी लगाई, उसको दो सुपरवाइजर दिए। फिर उसने बोला जी मुझे ग्रेडर की जरूरत है, मैंने उस एक आपके सामने एक ग्रेडर चलता है यहाँ पे। अब जो बसें आएंगी वो वहां से नीचे उतरे और प्रोजेक्ट एरिया से निकल के उस तरफ चली जाए, वो धरावशाला में न जाए। धरावशाला में लोगों को उनको तकलीफ होती है। और बस में जहां से मजदूर भाई ने चढ़ना है वहां से चढ़ गए, जहां उतरना वहां उतर जाए। ये आज से इफेक्टिव होना चाहिए। उनके अगर कुछ किलोमीटर ज्यादा बनते हैं पहले की वजह, वो हम उनको पे कर देंगे। उनको कोई एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर नहीं आएगा। तो आप सभी लोग बस ये 2-4 बातें हैं हमारी, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। और एक खतरा मुझे लग रहा है प्रोजेक्ट का, क्योंकि यहाँ डंपिंग यार्ड नहीं है। ऊपर एक डंपिंग यार्ड सामना क्या ये कोई जीवीके लैंड है, वहां एनएचपीसी की 2000 कनाल जमीन है, वहां हमने मक डालना शुरू किया था। 85,000 मक डाला भी, उसमें लोगों को दिक्कत भी है, जेन्युइन दिक्कत भी है वो। लेकिन अब करें क्या? अब देखिए, मान लो जैसे उधमपुर में ट्रेन आती है, घर पे रेल की पटरी के साथ साथ है। अब ट्रेनों का इन एंड आउट जम्मू में या दिल्ली में या उधमपुर में या चंडीगढ़ में वो बंद तो नहीं किया जा सकता। जबकि रेलवे लाइन से तो मेरे ख्याल से 20-20 मीटर दूर में लोगों के घर है। तो वो भी मेरे ख्याल से जो हमारे अल्टरनेट हमने कल देखा, वहां से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे एमएलए साहिबा है वो फिर लोगों से बात करेंगी और इसका कोई वे आउट निकालेंगे कि दिन में ट्रक ऊपर चले जाए और रात को ट्रक हाईवे पे एक जगह है वहां डाल लें। इस तरह मिलजुल के करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा डैम पे आपने देखा होगा, कौशल डैम की एक्सक्वेशन आप देखो, अगर कौशल डैम की एक्सक्वेशन आप एक देख रहे हो, इतना खड्डा है, मेन डैम इसके 20 मीटर नीचे जाना है। और वहां से अगर आप नजर लगाए डाउन स्ट्रीम कौशल डैम की तरफ से 9 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल पड़ा है। अगर वो 9 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल ना उठे अप्रैल तक तो डैम बन ही नहीं सकता। उस सिचुएशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। उस सिचुएशन में मुझे नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, लेकिन अब भी हम मतलब बुरे वक्त की आज नहीं डर सकते उससे। जब आएगा तब देखेंगे, तब तक हम ठीक ठाक अपने काम को करते रहेंगे। तो मेरा सभी कामगार भाइयों को राम राम। यस, एक गांव है कुंडला, कुंतवाड़ा गांव है, वहां पे हमारी गाड़ी नहीं जाती है, लोग पैदल आते हैं। उनको आधे घंटे की रिलैक्सेशन है, आधा घंटा लेट आएंगे हाजिरी मानी जाएगी, आधा घंटा पहले जाएंगे तो भी हाजिरी मानी जाएगी। पंच उन्होंने भी करना है, आधे घंटे का रिलैक्सेशन उनको है। तो वो जो जायज बातें होगी वो हम लोग सारी की सारी अपने ऊपर लेंगे। और इन्हीं लफ्जों के साथ मेरी आप सबको शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं, आपके आने वाली पीढ़ियों को शुभकामनाएं। हम लोग चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट पे काम करें, फले और फूले, समृद्धि हो आपके परिवार की और सेफ्टी हो। धन्यवाद।
सीओ साहब